नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं। जैसा कि आपको आज सामने से दिख रहा होगा, दिल्ली सल्तनत। जी हां, आज हम आपको दिल्ली सल्तनत से संबंधित उस महत्वपूर्ण पॉइंट को बताएंगे, उस महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चा इन प्रश्नों को कंफ्यूज होकर के छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो आज के बाद आपकी ये समस्या खत्म होने वाली है। अगर दिल्ली सल्तनत से प्रश्न उठते हैं तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दोगे। जी हां, यदि दिल्ली सल्तनत से प्रश्न उठते हैं तो आप उसकी पूरी खोपड़ी में आग लगा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्यारे मित्रों, हम बिना समय को गवाए हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। और आप लोग एक बार पूरा दिल्ली सल्तनत में ये देखिए कि कितने वंश के शासकों ने शासन किया है। तो आप जानते हैं कि मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। जी हां, 5 वंश के शासकों ने दिल्ली पर जो है शासन किया है। आइए उनको एक डायग्राम के माध्यम से ये देखते हैं कि ये कब से कब तक शासन किया है और कब से कब तक कौन सा शासक था। तो एक एक पॉइंट को देखते हैं ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह कर पाएं। तो आपको जैसा कि सामने से दिख रहा होगा, दिल्ली सल्तनत। जी हां, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा है। जी हां, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी, इसका मतलब मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1506 ईस्वी में जैसे ही होती है उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। जी हां, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक 5 वंश के शासकों ने इस पे शासन किया है। और वो कौन कौन से वंश हैं, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, मामलुक वंश। जी हां, मामलुक वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत के ये पहले शासक थे। और ये किस वंश के थे तो याद रखना, ये मामलुक वंश। मामलुक वंश याद रखना, गुलाम वंश इसी को कहा जाता है। मामलुक वंश, दास वंश, गुलाम वंश किसको कहा जाता है, मामलुक वंश को ही कहा जाता है। इसके बाद दूसरे वंश के शासक आए, जो कौन वंश था याद रखना, वो खिलजी वंश था। और खिलजी वंश के शासकों ने 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया है। और तीसरे कौन थे वंश, याद रखना, तुगलक वंश। जी हां, कौन सा वंश है याद रखना, ये तुगलक वंश है। और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया है। किस वंश के शासकों ने, गुलाम वंश नहीं, तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया है। इसके बाद जैसे ही आगे आता है, चौथा जो वंश था वो था सैयद वंश। जी हां, सैयद वंश के शासकों ने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया है। इन सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लिखिएगा ताकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आए तो आप उसकी पूरी खोपड़ी उड़ा दो। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये लास्ट में आप चलिएगा, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, लोदी। जी हां, कौन सा वंश था लास्ट में, लोदी वंश। लोदी वंश के शासकों ने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया है। और लोदी वंश के जो अंतिम शासक था आप जानते हैं, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने मार करके याद रखना भारत में मुगल वंश की नींव रखा। जी हां, किसको मार दिया था, इब्राहिम लोदी। पानीपत के पहले युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। और कौन सा वंश आ जाता है,
तो याद रखना मुगल वंश आ जाता है। और आज हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश के शासकों ने शासन किया है। आप समझ गए हैं कि 5 वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप तक पहुंचाने का ये मेरा भरसक प्रयास रहेगा, ताकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बने तो आप एक क्रांति पैदा कर दो यूट्यूब पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आते हैं तो आप उसकी खोपड़ी को उड़ा दोगे, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आप लोग इस सारे पॉइंट को आप देखिएगा, ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसको पूरा कर पाए। तो यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। जी हां, अवरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछा जाता है। इसमें यह पूछता है कौन से वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है। उन सारे पॉइंट को आप देखिएगा। आज आप देख रहे हैं अवरोही क्रम। जी हां, सबसे पहले ये जानेंगे अवरोही क्रम। इसका मतलब यह है कि घटता हुआ सबसे पहले सबसे ज्यादा समय तक शासन कौन किया है, तो याद रखना तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया है। और कितने वर्ष तक शासन किया है, तो 94 वर्ष शासन किया है। किस वंश के शासकों ने, तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आइए तो याद रखना मामलुक वंश। जी हां, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वर्ष तक शासन करने वाले जो शासक थे वो कौन थे, मामलुक वंश। और तीसरे नंबर पे आप जाएंगे तो याद रखना लोदी वंश है। कौन सा वंश शासन किया है, लोदी वंश ने किया है। कितने वर्ष तक किया है, 75 वर्ष तक शासन किया है। और चौथे नंबर पे आप जाएंगे तो 37, जी हां 37 वर्ष तक शासन किया है। किस वंश के शासकों ने, सैयद वंश के शासकों ने शासन किया है। और लास्ट में कौन सा था, याद रखना खिलजी वंश, सबसे कम वंश तक शासन करने वाले खिलजी वंश के शासक ने किया है। मात्र 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। तो याद रखना ये दिल्ली सल्तनत का अवरोही क्रम था। क्या था, अवरोही क्रम। और इसको उल्टा लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। तो यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है। और मैंने आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता दिया, इनका सन बता दिया। अब हम ये देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखते देखते तब चलेंगे। और आप देखिएगा कि आपको दिल्ली सल्तनत से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मामलुक वंश के बारे में बात करेंगे। जी हां, सबसे पहले हम मामलुक वंश के बारे में बात करेंगे। कौन से वंश के, मामलुक वंश के बारे में। मामलुक वंश, जी हां, मामलुक वंश के संस्थापक कौन है, इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। मामलुक वंश के संस्थापक ऐबक हैं। जी हां, कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, जी हां कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के संस्थापक हैं, तो याद रखना मामलुक वंश के। मामलुक वंश यानी दिल्ली का पहला जो शासक था वो कौन था, तो याद रखना ऐबक था। और ऐबक किसका गुलाम था, यहां से यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे। जी हां, मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे। वो तीनों गुलाम के बारे में आप देखिएगा, तब आपको यहां से प्रश्न एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जी हां, मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। जी हां, मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे। जी हां, मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे। कौन था, ऐबक था। जी हां, ऐबक, यल्दूज, ऐबक, एल्दूज और कुबाचा। जी हां, याद रखना, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई है, 15 मार्च 1206 ईस्वी को। जी हां, 15 मार्च 1206 ईस्वी को कहां पर हो जाती है, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बता दिया है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु सिंधु नदी के किनारे दम्याक नामक स्थान पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नमाज अदा करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गोरी के, तो याद रखना मोहम्मद गोरी के एक भी बच्चे नहीं थे। जी हां, मोहम्मद गोरी के एक भी बच्चे नहीं थे, उनके 3 गुलाम थे।
तीन गुलाम कौन कौन थे? एक तो ऐबक था, दूसरा एल्दूज था और तीसरा कौन था? कुबाचा था। जी हां, ऐबक, एल्दूज और कुबाचा मोहम्मद गोरी के ये तीनों गुलाम थे। और जैसे ही 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है, ये मोहम्मद गोरी के जीते हुए जितने भी प्राण थे ये तीनों ने आपस मिलकर जो है बंटवारा कर लिया। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ऐबक को उत्तर भारत का स्वामी बनाया गया था। जी हां, उत्तर भारत का जो बंटवारा हुआ था तो उत्तर भारत किसके कब्जे में आया था? तो याद रखना, ऐबक के बंटवारे में उत्तर भारत आया था। और एल्दूज की बात करें, जी हां, एल्दूज की बात करें तो गजनी इसके उसमें आया था। जी हां, इसके हिस्से में क्या आया था? गजनी आया था। आप जानते हैं कि गजनी भारत में नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर है गजनी। तो याद रखना, गजनी किसके उसमें हिस्से में आया था? एल्दूज। और ऐबक के हिस्से में कौन आया था? उत्तर भारत आया था। और कुबाचा के हिस्से में क्या आया था? जी हां, कुबाचा के हिस्से में सिंध और मुल्तान आया था। जी हां, सिंध और मुल्तान आया था। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में यहां से जो प्रश्न पूछे जाए तो आप उन सारी की खोपड़ी में आग लगा दो। प्यारे मित्रों, ये जो आपको मैं सेशन बता रहा हूं, इतनी बारीकी से, इतनी गहराई से आपको बताने का प्रयास चल रहा है कि आप इसको पूरी तरह समझ जाएं ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी को उड़ा दो। तो आप जानते हैं कि 1206 इसको पॉइंट को देखिए और 1206 इस पॉइंट को देखिए। दिल्ली पर मामलुक वंश के शासकों ने 1206 से ही शासन किया है 1290 में। और याद रखना, मामलुक वंश का पहला शासक कौन बना था? तो याद रखना, ऐबक बना था। जी हां, मामलुक वंश का पहला शासक कौन बना था? तो याद रखना, ऐबक बना था। इस सारे पॉइंट को आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप देखने का प्रयास कीजिएगा। अब हम चलते हैं ऐबक की ओर चलते हैं और ऐबक के बारे में जानते हैं कि आखिर ऐबक है कौन, इसका जन्म कहां हुआ था। तो इसके जन्म और जाति के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, ऐबक का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। जी हां, ऐबक का जो अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न आज नहीं तो काफी जो प्रश्न बीत चुके हैं, जो एग्जाम बीत चुके हैं, उन एग्जामों में यह पूछा गया है ऐबक जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना, चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है। ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण किया था? जी हां, ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो याद रखना, ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? पील बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था, पील बख्श कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? याद रखना, कुरान खा की भी उपाधि धारण किया था। कुरान खा। जी हां, याद रखना, ये ऐबक को कहा भी जाता थी और इसकी उपाधि भी लाख बख्श की उपाधि धारण किया था, पील बख्श की उपाधि धारण किया था और कुरान खा की उपाधि धारण किया था। पील बख्श का मतलब यह है कि हाथियों का शिकार करने वाला, लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला। और कुरान खा की उपाधि इसलिए धारण की गई थी कि ऐबक बड़ी सुरीली आवाज में जो है कुरान को पढ़ता था, इसलिए उसने कुरान खा की उपाधि भी धारण किया था। और इसके जन्म और जातियों के बारे में भी देखेंगे ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसकी पूरी खोपड़ी में आग लगाते चलें। तो याद रखना प्यारे मित्रों, आप लोग इन सारे पॉइंट्स को, मुझे विश्वास है कि आप पूरा एकदम नोट कर रहे होंगे। नोट और पेन कॉपी लेकर एक एक पॉइंट को आप नोट करते हुए आगे चलेंगे ताकि ऐबक से प्रश्न उठे तो आप उसको पूरी तरह कर पाएं। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम ये चलते हैं कि ऐबक किस जाति का था। जी हैं, ऐबक किस जाति का था? किस जाति का था? तो याद रखना, ऐबक तुर्क जाति का था। किस जाति का था? तुर्क जाति का था। तुर्क जाति का था। और याद रखना, ऐबक के अगर जीवन की हम बात करें, चूंकि यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऐबक किस जाति का था, ऐबक का जन्म स्थान कहां था, ऐबक कैसे यहां तक पहुंचा, उसकी क्या कहानी है,
तो उस कहानी को आप ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको जो है यहां से बनने वाला जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाए। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ऐबक को कहा जाता है कि यह बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गया था। जी हां, ऐबक की बात करते हैं। ऐबक बचपन से अपने परिवार से बिछड़ गया था और एक व्यापारी के द्वारा इसको निशा बाजार में लाया गया था। जी हां, कहां? निशा बाजार में लाया गया था और इसको एक व्यक्ति ने खरीद लिया था जिसका नाम था अब्दुल अजीज कुकी। जी हां, जिसको किसने खरीद लिया था? अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया था और उसको ला करके अपने घर में अपने बच्चे की तरह ऐबक को पाला था। उसको तीरंदाजी, घुड़सवारी, जितना भी सेना से संबंधित पूरी जानकारी थी वो सारी जानकारी ऐबक को उपलब्ध कराया। और उस समय, जी हां, उस समय अपने दास को अपने बच्चे की तरह पाला जाता था और उसको ज्ञान शिक्षा से पूरी तरह परिपूर्ण कर दिया जाता था। अब्दुल अजीज कुकी ने उसको लाया और वह सारे ज्ञान गुण सिखवा दिया। लेकिन जैसे ही अब्दुल अजीज कुकी की मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चों ने इसे पुनः बाजार में ले जाकर के बेच देता है और यहीं पर जो है उसकी मोहम्मद गोरी से उसकी जो है मुलाकात हो जाती है। अर्थात मोहम्मद गोरी ऐबक को वहीं से खरीद लेता है और मोहम्मद गोरी, याद रखना, मोहम्मद गोरी जब भारत के अंदर पहली बार तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था, जब पहला युद्ध हार गया था, पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, तो याद रखना मोहम्मद गोरी के साथ ऐबक, एल्दौज और कुबाचा ये तीनों आए थे तराइन के दूसरे युद्ध में। ये सारे लोगों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ऐबक, एल्दौज और कुबाचा की बात करें, ये तीनों मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। अब इसके आगे चलते हैं। ऐबक गद्दी कब बैठा था? जी हां, ऐबक कब गद्दी पर बैठा, ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ऐबक गद्दी पर कब बैठा था? जी हां, ऐबक गद्दी पर कब बैठा? 25 जून, जी हां, 25 जून 1206 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। जी हां, ऐबक कब बैठा था? 25 जून 1206 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? ऐबक बैठा था। ऐबक की राजधानी कहां थी? ऐबक ने अपनी राजधानी को कहां पर बनाया था? तो याद रखना, ऐबक की जो राजधानी थी कहां थी? लाहौर थी। जी हां, ऐबक की राजधानी कहां थी? लाहौर थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली वंश का, इसका मतलब ये कि मामलुक वंश का पहला शासक तो कौन है? ऐबक। लेकिन याद रखना, ऐबक ने उतने अच्छे कार्य नहीं किया जितना इल्तुतमिश ने किया है। तो यहां ये पूछता है मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? जी हां, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, अगर वास्तविक कभी आए, जी हां, अगर कभी आए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो मेरे प्यारे मित्रों इल्तुतमिश को लगाइएगा। इल्तुतमिश या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। जी हां, ये कौन था? दिल्ली सल्तनत की यदि बात करें, मामलुक वंश की बात करें, तो याद रखना दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में इल्तुतमिश आए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप इल्तुतमिश पे टिक करना। जी हां, अगर दिल्ली में मामलुक वंश का पहला शासक कौन था, तो ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश पे टिक करना मेरे प्यारे मित्रों। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा, और भी ऐबक से संबंधित उन सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ऐबक, जी हां, ऐबक के बीच में ऐबक, यल्दूज और कुबाचा, जी हां, ऐबक, एल्दौज और कुबाचा ये तीनों मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, जैसा कि आप सबको मैंने अभी बता दिया। और याद रखना, ऐबक जब उत्तर भारत को स्वामी बना दिया जाता है, तो ये दोनों इसके प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। किसके? ऐबक के।
ऐबक के ये प्योर दुश्मन हो जाते हैं। अर्थात ऐबक के जो साम्राज्य था उस साम्राज्य पर ये क्या कर रहे थे, धीरे 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 अपना बढ़त बना रहे थे। किधर बना रहे थे, ऐबक। और ऐबक इतना चालाक था मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको क्या बताऊं कि ऐबक कितना चालाक व्यक्ति था, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। आप देखते जाएं कि ऐबक कितना चालाक व्यक्ति था कि उसने क्या किया है। जी हाँ ऐबक, जी हाँ ऐबक एल्दूज की पुत्री से विवाह कर लिया था। जी हाँ ऐबक ने क्या किया था, इसकी पुत्री, जी हाँ एल्दूज की पुत्री और ऐबक से शादी हो गई थी। इसको मिलाने के लिए, किसको, एल्दूज को मिलाने के लिए कि सोचा कि मैं अपने दुश्मन को कैसे, क्योंकि आप जानता था ऐबक कि ये भी एक बहुत बड़ा सूरवीर योद्धा है और हो सकता है ये मुझे हरा दे, तो इसलिए इसने ऐसी चाल चला, एल्दूज की पुत्री से विवाह कर लिया। लेकिन याद रखना, एल्दूज की पुत्री से तो विवाह कर लिया, लेकिन एल्दूज भी अपने आप को इतना बड़ा मानता था, अपने आप को इतना गट्स रखता था कि मैं जो है झुकूंगा नहीं। ये दोनों के बीच में रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं चला, लेकिन फिर बाद में पूरी तरह तनातनी हो गई। और याद रखना, अब कुबाचा को मिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, जी हाँ कुबाचा को मिलाने के लिए क्या कर दिया ऐबक, जी हाँ ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दिया। जी हाँ किसके साथ कर दिया, ऐबक की जो बहन थी, अपनी बहन की जो विवाह थी कुबाचा के साथ कर दिया। जी हाँ अपनी बहन की जो है शादी किसके साथ कर दिया, कुबाचा से कर दिया। कुबाचा ने क्या किया, ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लिया और ऐबक से जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में बदल दिया। जी हाँ बदलना तो इसको भी चाहा, लेकिन एल्दूज क्या किया, एल्दूज बहुत ही चालाक आदमी था, ये समझ गया कि ये मुझको मिला रहा है अपने काम से, लेकिन इस बात को कुबाचा नहीं समझ पाया और कुबाचा ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली ऐबक की। और याद रखना ये दोनों आपस में सार बहनोई हो गए और मिल करके जो है भारत को और अधिक रौंदने की कोशिश किया है। अब इसकी बात क्या देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ऐबक, जी हाँ ऐबक की बात करते हैं। ऐबक अपनी पुत्री का विवाह, जी हाँ ऐबक अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। किससे कर दिया, इल्तुतमिश से कर दिया। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ऐबक की पुत्री और इल्तुतमिश के बीच में प्यार हो जाता है और ये अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है, इल्तुतमिश से कर देता है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। जी हाँ ऐबक के द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, उन कार्यों के बारे में भी जाने ताकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बने तो आप उसको पूरी तरह कर पाए। जी हाँ ये देखें कि ऐबक की मृत्यु कब होती है, पहले इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें। ऐबक की मृत्यु की बात करें तो ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, जी हाँ ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में कैसे हो जाती है, चौगान खेलते समय। जी हाँ चौगान खेलते समय, जी हाँ चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, जी हाँ चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिरकर। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और कहां पर, लाहौर में। जी हाँ चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 1210 ईस्वी में हो जाती है। और मेरे प्यारे मित्रों आप इसमें यह देखेंगी कुर्बत इल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था। इन 2-3 पॉइंट को आप भी लिख लीजिए ताकि यहां से अगर एग्जाम में आए तो आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह कर पाए। तो चलिए प्यारे मित्रों इसको भी थोड़ा एक नजर इसी लगातार देख लेते हैं। जी हाँ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जी हाँ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जी हाँ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया है। कब कराया है, 1199 ईस्वी में। जी हाँ 1199 ईस्वी में कराया है। और आज याद रखना इस्लामी पद्धति पर निर्मित भारत की यह पहली मस्जिद थी। जी हाँ याद रखना इस्लामी पद्धति पर निर्मित भारत की पहली मस्जिद कौन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये मस्जिद है कहाँ, तो ये मस्जिद है दिल्ली में। जी हाँ कहाँ है, दिल्ली में।
और निर्माण किस सन में किया गया है? 1199 ईस्वी में किया गया है। जी हाँ, कब किया गया है? 1199 ईस्वी में किया गया है। अब देखिएगा अब देखिएगा कुतुब मीनार की नींव, जी हाँ, कुतुब मीनार की नींव, जी हाँ, कुतुब मीनार की नींव किसने रखा है? कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में किया है। किसने रखा है? तो याद रखना, ऐबक ने रखा है। जी हाँ, इसकी नींव किसने रखा है? ऐबक ने रखा है। लेकिन इसको पूरा किसने किया है? 1230 ईस्वी में इसको पूरा करने का कार्य किसने किया है? इल्तुतमिश ने किया है। इल्तुतमिश ने, जी हाँ, इल्तुतमिश ने किया है। अब इसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिएगा, इसमें यह पूछता है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया है? जी हाँ, 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, झोपड़ा का निर्माण ऐबक ने कराया है। ऐबक ने कब कराया है? 1199 ईस्वी। कहां? अजमेर में। कहां पर कराया है? अजमेर में कराया है। मेरे प्यारे मित्रों, आई होप कि आज आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और ऐबक से जो बनने वाले प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएंगे। और एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट अभी इसमें है, उस पॉइंट को भी आप समझ लीजिए। वो छूटा जा रहा था लेकिन मुझे याद आ गया। याद रखना, अगर ये पूछता है कि मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक क्यूमर्स था। जी हाँ, कौन था? क्यूमर्स। क्यूमर्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यह मामलुक वंश का अंतिम शासक था। कितना? कौन? क्या नाम है इसका? क्यूमर्स। अगर कहीं कहीं पे कैकुबाद भी आ जाता है, क्योंकि अगर आपके ऑप्शन में क्यूमर्स नहीं है तो आप कैकुबाद में लगाइएगा। जी हाँ, अगर आपके ऑप्शन में क्यूमर्स है तो क्यूमर्स पे लगाइएगा। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप कैकुबाद लगाइएगा। जी हाँ, ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जितना भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है प्यारे मित्रों, यदि मामलुक वंश से आता है तो आप इससे बाहर नहीं जाएगा। आप पूर्ण विश्वास रखिए, आप इस सेशन को देखिएगा। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे भाइयों, इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। और आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।